Hello everyone, Sahil Khan this side. So this is lecture second of our geography series सिंपल बात नो बकवास. सो दिस इज़ आवर सीरीज़ नेम जिसमें हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो हम हिट करेंगे और जो यूपीएससी में पूछा गया है, और तीसरी बात हम करेंगे नहीं. सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ. What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be hollow? कुछ भी नहीं, बकवास. जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके. ये कह रहा है कि जो भी कुछ अर्थ के अंदर है और जो हमारा बाहर बना है वो किस वजह से बना है? दो प्रोसेस से. एक एंडोजेनिक प्रोसेस और एक एक्सोजेनिक प्रोसेस. एंडोजेनिक प्रोसेस है वो है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा फोर्स कर रहा है. एक्सोजेनिक फोर्स है जो बाहर के साइड में लग रहा है. तो अब बात करते हैं कि जो अर्थ है वो हिलती क्यों है, शेक क्यों करती है और सुनामी क्यों आती है. तो ये इतना ही जानना था. ये सब बकवास इस साइड में. अब आ जाए सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर कि भाई इंटीरियर में हमारे अर्थ के क्या है, वो कैसे पता चलता है कि इंटीरियर में कितनी लेयर हैं और उसके अंदर क्या मटेरियल है. तो पहले कहते हैं कि द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए. फिर कहते हैं कि हम ना अर्थ का जो इन्फॉर्मेशन है वो दो सोर्स से ले सकते हैं. एक तो डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, सिंपल सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स है, और एक है इनडायरेक्ट सोर्स. ठीक है, पहले डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं. तो एक तो है कि हम क्या करें, डायरेक्ट खोद के देख लें ज़मीन को, सरफेस रोक है उसको खोद के देख लें, माइनिंग वाइनिंग कर लें. तो माइनिंग इज़ द डायरेक्ट सोर्स. पर होता क्या है ना, इससे भी हम सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही ना इसको खोद सकते हैं. तो माइनिंग एक लिमिटेड सोर्स बन जाता है. फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. डीपेस्ट ड्रिल एट द कोला इन आर्टिक ओशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट. लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे भी हमने सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही डिग कर पाए और यहाँ पे भी हमारी लिमिटेशन बाउंड हो गई. अब क्या है फिर, थर्ड है वोल्केनिक इरप्शन, कि जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं नीचे से तो कुछ ना कुछ लावा बाहर आता है. ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे भी जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना वो कहाँ से होता है आपको पता है, मेंटल से होता है. और मेंटल हमारा कितना है, ये 200 किलोमीटर तक रह जाता है. ठीक है, 200 से 400 तक. तो ये भी एक लिमिटेड है कि हम अंदर तक डेप्थ तक नहीं जा पा रहे हैं. सो अगर बात करें यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है कि कुछ अर्थ को स्टडी करने के लिए वट इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, उसको स्टडी करने के लिए दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड वो जो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सरफेस रॉक को डिग करके. पहले क्या करेंगे भाई, माइनिंग करेंगे. माइनिंग में 4 किलोमीटर तक हम लिमिटेशन रह जाएगी, उससे नीचे नहीं कर पाएंगे. फिर क्या करेंगे, हम ड्रिल करेंगे. ड्रिल में क्या होगा, हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक करेंगे, फिर उससे नीचे नहीं कर पाएंगे. फिर क्या करेंगे, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वहाँ से जो बाहर मटेरियल आएगा उसमें भी कहाँ लिमिटेड हो जाएंगे, 200-300 पे लिमिटेड हो जाएंगे किलोमीटर पर. लेकिन वी नो कि जो अर्थ का रेडियस है ना वही इतना है, देखो 6370 किलोमीटर. तो हमें और अंदर जाने की ज़रूरत है. लेकिन जो ये डायरेक्ट सोर्सेज है वो लिमिटेड हैं. ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे अब, इनडायरेक्ट सोर्स पे. तो इनडायरेक्ट सोर्स टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो इसमें क्या है, टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर द टू फैक्टर विच कैन हेल्प अस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो स्टार्ट करते हैं ये. एनालाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, एनालाइज करना है. वी नो दैट द थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज, कि हमें पता है, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, और जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा. एज वी गो डाउन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो क्या करेगा, हमारा ये इंक्रीज़ कर जाएगा. ओके, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इंटीरियर डेप्थ. यही मैंने बताया कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ करेगा. उसके साथ साथ क्या करेगा, डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी.
ओके, देखो जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज होती जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और थर्ड थिंग इज प्रेशर। तो ना प्रेशर इज डायरेक्टली अपोजिट टू प्रेशर इज डायरेक्टली अपोजिट टू टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ अर्थ द साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ये कह रहा है कि टोटल थिकनेस हमें पता है अर्थ की, तो उसी बेसिस पे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की ना एक एस्टिमेटेड वैल्यू डिफरेंट डेप्थ पे हम लेंगे। तो ये है, पहले हम क्या करेंगे, जो 3 फैक्टर है हमारे, कौन कौन से, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये तीनों इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे। तो एक तो ये हो गई इनडायरेक्ट सोर्स। इनके अलावा कौन से हैं, इनके अलावा है मीटियोर्स, कि मीटियोर्स वही हैं जो भाई वहाँ से सोलर सिस्टम से और अर्थ पे जो लैंड करते हैं, और फिर वो एक्चुअली मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में ना क्या अंतर है, जो मीटियोराइट्स है ना वो तो अर्थ तक आ जाते हैं, और जो मीटियोर है ना वो बर्न हो जाते हैं। पर कुछ ना मीटियोर्स नहीं बन हो पाते ना, वो अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं। तो जो मीटियोर्स है ना वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका अर्थ ऑफ, मतलब कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना वही उनका होता है अंदर से। तो कहीं ना कहीं हम वो सिमिलरिटी देखते हैं और हम उसको एनालाइज करके बता देते हैं कि हाँ अर्थ के अंदर भी ये चीज़ होगी। थर्ड इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ इज़ मैग्नेटिक फील्ड, 5 इज़ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो ये तीनों चारों ना ये भी क्या है, हमारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है इट इज़ नॉट सेम एट द डिफरेंट लेटीट्यूड ऑफ द सरफेस। ठीक है, जो अर्थ का डिफरेंट लेटीट्यूड है, ठीक है, ये यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पे कुछ और है और पोल्स पे कुछ और है। ये क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर ग्रेटर देन द पोल्स। ठीक है, जो इक्वेटर से जो इनका डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है पोल्स के कंपैरिजन में। दिस इज़ द क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रेविटेशन नॉट सेम एट द लेटीट्यूड ऑन द सरफेस बिकॉज द ग्रेटर नियर द पोल। जो पोल्स है ना यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या है, ज़्यादा, और जो इक्वेटर है वहाँ पे कम। क्यों है ये, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये सेंटर है, एट द इक्वेटर एंड ग्रेटर देन द पोल। ठीक है, जो पोल से ये तो छोटा डिस्टेंस है, और जो पोल इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़्यादा, यहाँ पे लिख देता हूँ कम, जो अपनी देसी भाषा में समझ आ जाए। अब बात करते हैं ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास मटेरियल। ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा ना, डिफरेंस आ रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द इन्फ्लुएंस द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी। एक तो हमें एक जो होनी चाहिए थी एग्जैक्ट, एक है जो आ रही है वैल्यू। ठीक है, एक तो एक आइडियल है कि ये आनी चाहिए थी इतनी वैल्यू, एक है जो आ रही है, इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, उसको ये कह रहे हैं ग्रेविटी एनोमली। दीज रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग रीडिंग आ रही है हमारी ग्रेविटी वैल्यू की। वो इन्फ्लुएंस क्यों हो रही हैं, बहुत से फैक्टर हैं। ठीक है, हमें ये बात यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी एनोमली क्या होता है। ग्रेविटी एनोमली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट। ठीक है, इन द क्रस्ट, ओके, ये याद रखना, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक सर्वे भी हैं जो ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द क्रिस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। सेismic वे, अब नेक्स्ट इज सेismic वे, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा मैं समरी बताता हूँ कि इंटीरियर ऑफ अर्थ हमें देखना है कि उसके अंदर क्या है। उसके लिए हम 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, रॉक्स माइनिंग, ड्रिलिंग और वोल्केनिक इरप्शन। तीसरे में क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, फिर मीटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड
seismic waves and gravitation seismic wave, that's all। इतना पता होना चाहिए, जो हमने ये 2 पैराग्राफ में पढ़ा है वो इतना है। उसके बाद बात करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इधर क्या है इनडायरेक्ट सोर्स में, वो है अपना सेismic वेव वाला, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, अर्थ का हिलना इज कॉल्ड अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज़ नेचुरल इवेंट, ठीक है, मैन मेड नहीं है। अब ये होता क्यों है? इट इज़ कोज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जो अर्थ का जो मेंटल है ना, वहाँ से क्या होता है कि एस्ट्रोनोस्फीयर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होता है विच जनरेट वेव्स एंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऑल डायरेक्शन। वाई डज द अर्थ शेक? अब कह रहा है कि अर्थ क्यों शेक करता है? बिकॉज द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग द फोल्ड। ऐसा होता है, देखो ये एक रॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक फॉल्ट बन जाता है, तो जैसे ये टकराएंगे ना तो यहाँ पे फॉल्ट बनेगा और एनर्जी रिलीज होएंगी इन द क्रस्टल रॉक। ठीक है, क्रस्ट पे जो रॉक हैं उनमें, 2 रॉक सिस्टम में ऐसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होना शुरू कर देंगी। रिलीज ऑफ एनर्जी अकर एट द फॉल्ट। फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक। रॉक आर अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाली जो रॉक है और एक ये वाली रॉक है, तो ना ये रॉक क्या करेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, ये इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, तो यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और ये आपस में ना फ्रिक्शन करने लग जाएंगी। फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर, हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट द सेम पॉइंट दैट ओवरकम द फ्रिक्शन। और एकदम ओवर फ्रिक्शन है ना, वो टूट जाएगा। दे स्लाइड पास्ट, और फिर ये एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएंगी। और क्या होगा? एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज करेगी। और जो वेव्स है ना, वहाँ से वेव निकलेंगी, वो ऑल डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगी। द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस, ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर, एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो यहाँ से क्या आ सकता है कि यहाँ से ये आ सकता है कि भाई जो अर्थक्वेक में फोकस है वो किसको कहते हैं? हाइपोसेंटर किसको कहते हैं? और एपिसेंटर किसको कहते हैं? यहाँ पे बस यही आएगा। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में से। अर्थक्वेक्स, ऑल द नेचुरल इवेंट टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। फिर ये है इम्पोर्टेंट कि अर्थक्वेक कहाँ होता है? लिथोस्फीयर पे। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर याद रखना है कितना है। ओके, फिर बात करते हैं इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। फिर अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो वगैरह किससे नापते हैं? जो डिवाइस है सेस्मोग्राफ। अब ना अर्थक्वेक की जो वेव्स है ना, वो 2 टाइप है कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। देसी भाषा में समझाऊँ कि जब तक वो अर्थ की बॉडी में है, ठीक है, सरफेस पे नहीं आई है, तब तक अंदर है, तब तक बॉडी वेव्स कही जाएंगी। और ऑल डायरेक्शन में वो क्या करेंगी? डिस्ट्रीब्यूट आएंगी। और जैसे ही वो वेव्स सरफेस पे आ जाएंगी तो उन्हें सरफेस वेव कहने लग जाएंगे। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction traveling through the body of the earth। मैं आपको समझाता हूँ बॉडी वेव्स और सरफेस वेव के भी। ये अपनी बॉडी वेव्स, ये अपनी सरफेस वेव। इसमें क्या होगा कि भाई ये अपना अर्थ है और ये अपनी लिथोस्फीयर है। यहाँ से वेव्स, वो ये अर्थक्वेक की वेव्स है वो निकली, ये अपना फोकस है। यहाँ फोकस से निकलेंगी, जैसे ये इधर इधर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये सरफेस है, तो ना ये अभी अंदर ही है। ये हो गई बॉडी वेव्स। अब सरफेस वेव क्या होंगी कि ये अपना फोकस है, यहाँ से वेव्स निकली और ये सरफेस वेव यहाँ से निकल के ना ये पार कर जाएंगी यहाँ पे और यहाँ आ जाएंगी ये वेव्स, तो ये क्या हो जाएंगी? सरफेस वेव्स। The body wave interact with the surface waves and generate new set of waves are called surface wave, already covered। अब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि velocity of the wave change may vibrate material। ये कह रहा है कि एक वेव्स है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ये चेंज होगी कब? जब वो डेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, डेंसर द मटेरियल हाइयर द वेलोसिटी।
जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा डेंसर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट में सबसे कम डेंसिटी, फिर उससे ज़्यादा इसमें, फिर उससे ज़्यादा इसमें। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। ओके, समझ आया। अब बात कर लेते हैं बॉडी वेव्स की, ठीक है, जो बॉडी में चल रही हैं वेव्स ऑफ द अर्थ, कॉल्ड पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। एक प्राइमरी वेव है, एक सेकेंडरी वेव्स है। अब ये कह रहे हैं कि जो पी वेव है ना, अब देखो एक हमें ना ऐसा करना है, छोटा सा हमें ना एक छोटा सा ये बनाना है कंपैरिजन, पी वेव एंड एस वेव। तो पी वेव क्या है, फास्टर है, एस वेव क्या है, स्लोअर है। पी वेव हैं वो फर्स्ट अराइव में पहले आती हैं, उसके बाद हमारी सेकंड अराइव एस वेव। दीज आर ऑल कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। पी वेव सिमिलर टू साउंड वेव, ये साउंड वेव होती है ना उनके सिमिलर होती हैं। दे आर ट्रेवल इन 3 मीडियम, तो 3 मीडियम्स मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। अब बात करते हैं एस वेव की। ये कहते हैं कि ये सेकेंडरी वेव्स हैं, ये मैंने बता दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। ये ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ओनली थ्रू सॉलिड। दे हेल्प इन द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर, रिफ्लेक्शन, कोज, बाउंड। अब क्या होता है ना, जब ये ऐसे अर्थ है और इसमें से हम वेव्स पास कर रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना, इस टाइप में क्रस्ट, मेंटल, कोर है, तो होगा क्या, रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन इज लाइक ये और ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है कि भाई ये है तो ये चेंज कर जाएगी, ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी, ठीक है। इट इज़ लाइक पास तो हो जाएगी लेकिन चेंज कर लेगी। अब बात करते हैं कि जो सरफेस वेव है, ठीक है, अब हमने बॉडी वेव की बात कर ली, इसके बाद सरफेस वेव। जो सरफेस वेव है ना वो लास्ट रिपोर्ट करती हैं सेस्मोग्राफ में। सबसे पहले पी वेव करेंगे, फिर एस वेव करेंगे, फिर सरफेस वेव। सबसे पहले जो सेस्मोग्राफ है उसमें कौन सी वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होंगी, पहले पी वेव, फिर एस वेव, फिर सरफेस वेव। और जो सरफेस वेव होती है ना वही हमारा डिस्ट्रक्शन करती हैं ऑन द अर्थ, ठीक है। कोलैप्स द स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, मोर डिस्ट्रक्टिव। ये कौन किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है सरफेस वेव के बारे में। अब कह रहा है कि भाई जो वेव्स हैं ना, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, ये कैसे चल रही हैं। तो पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। पैरेलल पी वेव चल रही है और ये तुम्हारी पैरेलल टू द वाइब्रेट्स, तो ये वाइब्रेट्स करती है टू पैरेलल। ये याद रखना कि इट्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की। तो इसमें जब ये पैरेलल चलेगी ना तो साथ साथ में क्या करेगी, ये स्क्वीजिंग करेगी, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। तो पी वेव्स का एक पैरेलल, इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, पी वेव सॉरी, पैरेलल एंड स्ट्रेचिंग प्लस स्क्वीजिंग, ये पी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी वेव्स अदर 3 वेव्स, मतलब कि सेकेंडरी वेव्स और जो हमारी सरफेस वेव्स हैं वो वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, ठीक है। और वो क्या क्रिएट करती हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है। अब सेकेंडरी वेव्स और प्लस सरफेस वेव की बात कर रहे हैं, ये कैसे चलती हैं, ये हमारी चलते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव्स, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हैं। और ये कैसे चलती हैं, क्रस्ट प्लस ट्रफ्स, ऐसे ऐसे बनाते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ। ओके, सो दीज आर पी वेव्स, एस वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। अब करते हैं शैडो जोन की बात। शैडो जोन कुछ भी नहीं है, अर्थ का ऐसा एरिया जहाँ पे इन वेव्स का ना जो इम्पैक्ट है ना वो नहीं हो रहा है, कि जहाँ पे ये वेव्स है ना पास नहीं हो रही हैं, इट इज़ कॉल्ड शैडो जोन, जहाँ पे ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं। अर्थक्वेक गेट रिकॉर्डेड द सेस्मोग्राफ लोकेटेड डिफरेंट
सम एरिया विच वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे वेव्स रिपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, कैप्चर नहीं हो पा रही है। अब ये बात करते हैं कि इट इज़ ऑब्जेक्ट द सेस्मोग्राफ लोकेटेड एनी डिस्टेंस, अगर विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, वो पी वेव और एस वेव दोनों को रिकॉर्ड कर लेगा। अब हम ये करेंगे कि विद इन, ठीक है, विद इन 10 डिग्री सेंटर में पी वेव भी पास कर जाएंगी और एस वेव भी पास कर जाएंगी, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम बनाना है, फिर इसी को रिवाइज करना है। हाउ अगर हम बियॉन्ड रखते हैं 140 से आगे रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहा है हाउ एवर द सन बियॉन्ड द पी वेव रिकॉर्डेड अराइवल पी वेव बट नॉट, तो पी वेव तो आ जाएंगी अराइवल, लेकिन एस वेव नहीं आएंगी, ओके। दस द जोन बिटवीन द, और जोन है 105 से लेके 145 के बीच में शैडो जोन ऑफ बोथ, तो ये दोनों के लिए शैडो जोन है, मतलब ये भी नहीं आ पाएगी और एस वेव भी नहीं आ पाएगी इन दोनों बीच के रीजन में, ठीक है। अब बात करते हैं शैडो जोन ऑफ द एस वेव, जो एस वेव का शैडो जोन है, एस वेव शैडो जोन वो ज़्यादा है किससे, पी वेव शैडो जोन, ओके, दिस इज। अब बात करते हैं द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर अ बैंड अराउंड द अर्थ फ्रॉम द एपी सेंटर। अब देख पी वेव का और ना एस वेव का, इनका दोनों का शैडो जोन देखो, पी वेव एस वेव का देखो कितना बड़ा शैडो जोन है कि भाई यहाँ पे इतना है ना, यहाँ पे वेव रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी बिटवीन 103 एंड 142 इतना ही है। तो ये कहता है कि जो एस शैडो जोन ऑफ एस वेव है ना, वो लार्जर ही नहीं है, वो 40% ऑफ अर्थ सरफेस है, ठीक है। जो शैडो जोन ऑफ एस वेव है वो 40% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, ठीक है, टोटल अर्थ सरफेस। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम में वो क्या आ सकता है, व्हाट इज शैडो जोन क्या होता है, और एस वेव और पी वेव का शैडो जोन क्या हो सकता है, और ये बता देगा, ये 4-5 कंडीशन जो मैंने बताई है ना, ये दे देगा कि इनके बीच में बताओ कौन सी वेव पास करेगी और कौन सी वेव नहीं करेगी। टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये पता होना चाहिए। टेक्टोनिक्स मतलब स्लाइडिंग ऑफ अर्थ कैलोंग हो रहा है, वोल्केनिक की वजह से हो रहा है, और अर्थक्वेक दैट अकर इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वियर्स, जो रिजर्वियर्स होते हैं ना वहाँ से जो अर्थक्वेक हो रहा है प्रोड्यूस, तो उसे कहते हैं रिजर्वियर इंड्यूस अर्थक्वेक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो अर्थक्वेक है उसको एक डिवाइस होता है जिससे हम उसको मेजर करते हैं, वो सेस्मोग्राफ। इनके अलावा ना 2 चीज़ होती हैं, एक होती है इंटेंसिटी, ठीक है, एक होती है इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको कौन मेजर करता है, मर्कली स्केल। 2 स्केल होते हैं, मर्कली स्केल एंड सेकेंड इज रिचर स्केल। एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड को कौन करता है। अब ये यहाँ पे ना क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पूछा जा सकता है कि पहले तो डिवाइस बताओ, व्हाट इज डिवाइस टू मेजर अर्थक्वेक्स, तो सेस्मोग्राफ टिक करेंगे। अब कहेंगे मैग्नीट्यूड को कौन करता है, उसको करेंगे रिचर स्केल। फिर बात करेंगे इंटेंसिटी को कौन रिकॉर्ड करता है ऑफ अर्थक्वेक, तो मर्कली स्केल। अब ये कह देगा कि रेंज कितनी है, ठीक है, इंटेंसिटी की। तो अब हमें पता है कि भाई देखो मर्कली इज मैग्नीट्यूड और मर्कली, अब देख रिचर स्केल एंड मर्कली, तो मर्कली की स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, तो हम 1 से 12 कर देंगे, और रिचर स्केल में 0 से 10 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 और 10, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 10, तो ये 0 0 है ना, इस टाइप में, ओके। अब इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस एक बार नज़र मार लो कि क्या क्या होता है, कि इससे ऑलमोस्ट सब चीज़ हो सकता है अर्थक्वेक से ना। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सुनामी के बारे में कह रहा क्या है कि सुनामी आर द वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमोर्स, ठीक है, झटकों से जो ओशन में हो जाते हैं ना, नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ, अपने आप में एक अर्थक्वेक नहीं होता वो, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि फंसा देगा स्टेटमेंट बना के। अब कहता है
इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमोर बिलो द ओशियन वाटर। ठीक है, ओशियन वाटर में बनेगा ये। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ट्रेमोर है एपिसेंटर है, एपिसेंटर क्या था, फोकस था, तो एपिसेंटर एक हाइपोसेंटर और तीसरा था फोकस। तो आपको बताना है कमेंट्स में व्हाट इज़ फोकस, व्हाट इज़ हाइपोसेंटर, व्हाट इज़ एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या था कि जहाँ फोकस है उससे डायरेक्ट वर्टिकल, ठीक है, अबोव जो चीज़ थी वो कहाँ होनी चाहिए, बिलो द ओशियन वाटर। और जो मैग्नीट्यूड है वो सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। ओके, अब ये बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दो द एक्चुअल क्वेक लास्ट फॉर फ्यू सेकंड इट एफर्ट डिवास्टिंग प्रोवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोर देन। ये कह रहा है कि अगर मोर देन 5 मैग्नीट्यूड है ना रिचर स्केल पे, तो वो क्या हो सकता है, हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं नोट द अर्थक्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड जो बहुत ही रेयर होते हैं वो कौन से थे, 8+ मैग्नीट्यूड के होते हैं जो, और जो कि साल में 1 या 2 बार, मतलब 1-2 साल में आ जाते हैं। लेकिन जो टिनी होते हैं ना छोटे छोटे, वो हर 1 मिनट पे अर्थक्वेक होते रहते हैं। देखो अब क्या होगा, वो स्टेटमेंट में डाल देगा कि अर्थक्वेक हर मिनट पे होते हैं, और हम सोचेंगे यार ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी न्यूज़ में आता है। लेकिन जो टिनी होता है ना बिल्कुल छोटे छोटे, वो अकर एट ऑलमोस्ट एवरी मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं क्रस्ट की, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट मेंटल कोर, वी ऑल नो दैट। इसमें क्या एक टेबल बना लेनी है, क्रस्ट मेंटल कोर। हमें पता है कि भाई ये सबसे ऊपर है, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट 2 तरह की होती है, एक कॉन्टिनेंटल, एक ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल में भी एक तो प्लेन्स वाली और एक हिमालयास वाली। अब इन सब की हमें थिकनेस और डेंसिटी देखनी है। तो थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर। ठीक है, ओशियन क्रस्ट वो थिनर है। ओशियनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है, बसाल्ट की। अब ये कैसे याद रखेंगे, बसाल्टिक मटेरियल है ओशियनिक क्रस्ट और हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये बनी होती है ये बसाल्ट की और ये ग्रेनाइट की। अब बसाल्ट को कैसे याद रखें, ओशियन है उसके अंदर सॉल्ट मिलता है, तो बसाल्ट ऐसे याद रख लेंगे। तो ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है। ठीक है, ये होगी इसमें। अब डेंसिटी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा डेंस है। ओके, और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कम है। तो ये हो गई डेंसिटी की बात, और ये हो गई थिकनेस की बात। अब बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट की कितनी है, 30 किलोमीटर, और हिमालयास की थिकनेस कितनी है, 70। मतलब हिमालयास की जो क्रस्ट है उस पर कितनी थिकनेस है, 70 किलोमीटर। और ये बनी है हेवियर रॉक्स की, हैव डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशियनिक क्रस्ट 2.7। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है 2.7 और ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। अब है कि ये किससे बनी है, सियाल से। ठीक है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं मेंटल। मेंटल इज बियॉन्ड द अर्थ इज कॉल्ड मेल्टर। द पोर्शन, मतलब इसके बीच वाला जो पोर्शन है वो मेंटल है, और ये इसके ना एक मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है जो कहाँ तक जाती है, 2900 किलोमीटर तक। अब देख एस्थोनोस्फीयर की बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एस्थोनोस्फीयर। तो ना अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है ना, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनो मतलब वीक, और ये कहाँ तक माना जाता है, 400 किलोमीटर तक, और यहाँ से ही मैग्मा निकलता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्मा, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और इसकी डेंसिटी क्या है मेंटल की, 3.4, और इसकी जो थिकनेस है वो है 200 किलोमीटर तक। और जो एस्थोनोस्फीयर है वो क्या है अपना, सॉलिड स्टेट में, वी ऑल नो दैट। इट इज़ अबाउट द मेंटल, एंड एस्थोनोस्फीयर है ना वो अपना सेमी सॉलिड है, इट इज़ लाइक फ्लूइड। कोर इनसाइड ऑफ द अर्थ, डेप्थ 29 किलोमीटर, सॉलिड स्टेट, ये इनर कोर की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। और आउटर कोर क्या है, लिक्विड। इनर और आउटर में कर देगा कंफ्यूज, इनर
और आउटर। तो इनर है सॉलिड और ये है लिक्विड। डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो ये डेंसिटी है ना वो मेंटल कोर बाउंड्री के ऊपर बताई है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अर्थ है ना वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी 13। तो 15 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लेयर तो आप हमको पता है, नीफे, निकल एंड आयरन। और सियाल इसमें सीमा, मेंटल में सीमा। ओके। अब है कि वोल्केनिक से ना कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वोल्केनो से क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। ये कहते हैं कि मेंटल है ना उसमें कौन से जोन में एस्टोनोस्फीयर प्रेजेंट होता है, मेंटल में, ठीक है। द मटेरियल इन द अपर पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। ये कहता है कि अपर मेल्टर पोर्शन है ना उसको, उसमें क्या होता है मैग्मा। तो मैग्मा कौन सी लेयर से निकलता है, एस्टोनोस्फीयर से। एस्टोनोस्फीयर कौन सी लेयर में है, वो है मेंटल में। और जब वो क्रस्ट पे आ जाता है निकल के ना, उसे कहते हैं लावा। अब कह रहे हैं कि जो वोल्केनो से निकलता है ना उसमें क्या क्या चीज़ होती है, लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, डस्ट, गैसेस, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड और क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गोन। इट इज़ इम्पोर्टेंट यार, जो रेड में है ना वो इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें है स्काई ब्लू में ये भी इम्पोर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात करते हैं। शील्ड वोल्केनो होते हैं, इट इज़ लाइक शील्ड। तो इनमें क्या होता है, बसाल्ट फ्लो होता है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज, सबसे बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हवाईयन वोल्केनोज बहुत फेमस है, बसाल्ट के बने होते हैं। फ्लूइड, द टाइप ऑफ लावा फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में होते हैं, मतलब कि पानी, सेमी फ्लूइड ऐसा होता है ना, पानी पानी टाइप में। व्हेन इरेप्टेड फॉर दिस रीजन नॉट स्टीप, ये स्टीप नहीं होते। इट बिकम एक्सप्लोजिव हाउ वाटर गेट, अगर पानी इनके अंदर गलती से बढ़ जाए ना तो ये क्या फटने लग जाते हैं। इनकी वेंट, वेंट क्या होता है, वो ऊपर की होती है ना, ये वेंट होती है, ये नीचे जाती है। और इन्हें लो एक्सप्लोजिटिव करेक्टरिस्टिक दी है कि भाई ये कम एक्सप्लोजन करने वाले हैं। ये एक्सप्लोजन सिर्फ जब ही करते हैं तब इनके जो वेंट हैं उनमें पानी चला जाता है। और अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, ठीक है, फाउंटेन की तरह यूँ ऐसे करते हैं। और थ्रो आउट द कोन एट द टॉप ऑफ वेंट एंड डेवलप इनटू सिंडर कोन, फिर एक सिंडर कोन में बना लेते हैं। कंपोजिटिक वोल्केनो, कंपोजिटिक वोल्केनो इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, ठीक है, गाढ़ा होता है। ऑफ्टन द एक्सप्लोजिव रिजल्ट, देखो जितनी ज़्यादा विलोस वो होगी ना, विस्कसनेस मतलब गाढ़ा होगा लावा, उतना ज़्यादा एक्सप्लोजन करेगा। तो विस्कस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोजन, ठीक है। अलोंग द लावा लार्ज क्वांटिटी, अब लावा के साथ क्या आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। यही है कि जो कि अपना वोल्केनो है उसके साथ साथ में वो गैसेज आती हैं और कुछ क्या नाम है, अर्थ मटेरियल आ जाते हैं और मिनरल्स वगैरह बाहर निकलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। दिस मटेरियल अकोमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग्स लीडिंग फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जैसे जैसे लावा आता है ना बाहर, तो ये बाहर में लेयर बनाने लग जाता है, ये लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर। जब भी तो इसको कंपोजिट कहना है, कंपोजिट का मतलब इकट्ठा होना। दिस मेक्स द माउंट अपीयर, और ये क्या माउंटेन टाइप में बन जाता है, और कॉल्ड कंपोजिट वोल्केनो। कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव, सबसे ज़्यादा धमाके यही करता है। सो इरप्ट टेंड टू कोलैप्स, और इतना धमाका करता है कि खुद आखिर में खुद फट जाता है और छोटा बन जाता है। क्लोज डिप्रेशन, एक ऐसे है कि ये वोल्केनो है, ठीक है, इसने धमाका करा दू 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 दू, तो ये क्या हुआ, ये फट गया, और ये फिर बचा क्या, ये इतना बच गया। इसको हटाएं ऊपर से, तो ये ऐसे बचेगा। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। ये था इतना, ये फटा, ये फट गया। अब क्या होगा, एकदम से ये ख़त्म, सॉरी ये ख़त्म, हाँ, अब ये इतना बच जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं इसकी जो विसिनिटी है वो क्या क्लोज है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, ये क्या होता है कि वोल्केनो ना हाईली फ्लूइड होता है, हर जगह बिखरा रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। जैसे कि भाई थिक बसाल्ट लावा फ्लो है, कहाँ पे है, अपने इसमें महाराष्ट्र प्लेटू है और डक्कन ट्रैप है यहाँ पे। मिड ओशियनिक रीज, ये ओशियन है अपना, उसमें से ऐसे निकल के एस्टोनिक प्लेट होती हैं, यहाँ से क्या होगा,
जो मैग्मा चैम्बर है वहाँ से क्या लावा निकलेगा और ओशनिक रिज बनाने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ओशनिक रिज। तो ये भी वोल्केनो का एक टाइप होता है। तो ये तो हमने पढ़े थे ना, जो वोल्केनोस बाहर बनते हैं, ठीक है। कुछ लैंड फॉर्म होते हैं जो वोल्केनो बनाते हैं, जो अंदर होते हैं लेयर, इनसाइड द अर्थ लेयर। तो उसकी बात करते हैं कि जो बाहर बन रहे हैं ना, उनको कहते हैं प्लूटोनिक जो बाहर बन रहे हैं उनको कहते हैं वोल्केनिक रॉक्स, और जो इनसाइड ऑफ द अर्थ वो है प्लूटोनिक। तो पूछ लेगा कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं। तो इनसाइड द अर्थ जो बन रही है इंट्रूसिव फॉर्म की रॉक्स हैं, जो अंदर बन रही है वो है बेथोलिथिक। अब देखो बेथोलिथिक ये है हमारी इनर रॉक्स। तो बेथोलिक क्या है कि जो भाई नीचे का पोर्शन है ना, जहाँ से मैग्मा चैम्बर बन रहा है, तो वो नीचे जो मैग्मा है उसको कह रहे हैं बेथोलिथिक। ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इनसाइड डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द लार्ज डोम्स which appear on the surface only after the detonation process remove overlying material। ये कह रहा है कि ये जब भी नीचे आएगा जब कोई डेटोनेशन प्रोसेस होगा, जैसे कि वेदरिंग होगा और इसको क्रोध को ऊपर ले आएगा। दे कवर लार्ज एरिया एट द टाइम, एज्यूम द डेप्थ में भी सेवरल किलोमीटर तक, ठीक है। और ग्रेनाइट बॉडी होती है इनकी। और बेथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ये ग्रेनाइट से बना होता है, ये याद रखना है, क्योंकि भाई नीचे तो ग्रेनाइट ही है ना, क्योंकि बसाल्ट तो ओशियन में है। लैकोलिथिक, अब है लैकोलिथिक की बारी। इट इज़ लैकोलिथिक, ठीक है। लैकोलिथिक दे आर लार्ज डोम शेप्ड एज वी नो, इंट्रूसिव लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय पाइप लाइक। तो इसका ना सिर्फ ये याद रखना है कि ये कनेक्टेड विद पाइप लाइक, ये इट इज़। देखो रुको आई एम चेंजिंग कलर। ये और ये ऊपर से ऐसा होना चाहिए और नीचे से ऐसे पाइप से कनेक्ट होना चाहिए। इट इज़ लैकोलिथ। और ये एग्जाम्पल कहाँ है, कर्नाटक प्लेट्यू स्पॉटेड द ग्रेनाइट रॉक्स। अब बात करते हैं लेपोलिथ और फेकोलिथ एंड सिल्स एंड डाइक्स। अब लेपोलिथ की बात करते हैं एज and when the lava moves upward portion of the same way tend to move the horizontal direction। horizontal direction की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लेपोलिथ इधर नहीं है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि horizontal direction where the weak plane it may rested the different form develop in the saucer shape। अगर saucer shape की बात आ जाए ना, कॉनकेव टाइप में जो अपनी शेप है, ठीक है, कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, इट इज़ कॉल्ड लेपोलिथ। तो लेपोलिथ के लिए क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सोशल शेप प्लस कॉनकेव स्काई बॉडी, ये 2 वर्ड हैं जो हमें लेपोलिथ के लिए याद करने। अपना यार काम होना चाहिए कि हमें अगर क्वेश्चन आए तो हम कर दें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ढंग से पता हो, बस इतना हो जाए। अब बात करते हैं फेकोलिथ की। फेकोलिथ क्या होता है, ये होता है सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन फोल्डेड रीजन, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे जा रहा हो, देखो यहाँ पे हो तो इधर नहीं है। सो इट इज़ लाइक सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन। ए वेव आ रहा है ना ऐसे करके, ए वेवी और इंस्टिट्यूसी रॉक एट द टाइम इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन एट द टॉप ऑफ एंटी सिंक्लाइन इन द फोल्डेड रीजन कंट्री। सच वेवी मटेरियल हैव अ डेफिनेट कंड्यूसिट ऑफ सोर्स बीनीथ द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर। तो जो मैंने बता दिया ना, ये एंटी सिंक्लाइन किसके लिए, फेकोलिथिक के लिए। अब सिल्स एंड डाइक्स, ठीक है। सिल्स कैसी हैं, अपनी हॉरिजेंटल इग्नियस रॉक हैं, इंट्रूसिव, ये हॉरिजेंटल इग्नियस रॉक्स, ये रही सिल्स आर द हॉरिजेंटल इग्नियस रॉक्स और कॉल्ड शीट्स डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ थिकनेस। अगर थिकनेस कम होगी तो शीट कह देंगे और ज़्यादा होगी तो सिल्स कह देंगे। थिनर वंस आर कॉल्ड शीट्स, जो थिन होती हैं उन्हें शीट कहते हैं, वाइल थिक हॉरिजेंटल डिपॉजिट आर कॉल्ड सिल्स। ये मैंने बता दिया, जो थिन होगी उन्हें शीट कहेंगे, थिक होगी उसे सिल कहेंगे। अब डाइक्स क्या होता है, व्हेन द लावा मूव
इट्स वे थ्रू द क्रैक्स, जैसे क्रैक्स से पास आउट होके जो लावा है वो आएगा ऊपर, तो वो सोलिडिफाई हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। इट गेट कूल्ड एंड द सेम डेवलप द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर प्लस वॉल लाइक स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल कहाँ है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पूछ लेगा वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सा इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वोल्केनो है। सो ठीक है, वोल्केनिक फॉर्म रॉक्स हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डाइक्स। तो डाइक्स का इसमें ये रहा, ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है, इससे अटैच है, और एक हॉरिजेंटल पाइप है, इसको कहते हैं डाइक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3। आई थिंक यार ये लंबा हो गया, लेकिन बिलीव मी इस वाले चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन 3 मेन टॉपिक्स, सेस्मिक वेव्स, ओशियंस, सेस्मिक वेव्स, वोल्केनो एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें ना हमने एक चीज़ छोड़ी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अर्थ लेयर। तो उसको मैं किसी शॉर्ट में कवर करा दूंगा ताकि मतलब कुछ रह ना सके अपना, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आगे कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।